बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक महाकाव्य दूसरा भाग कलन रचित राज तरंगिणी। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा साचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीड। आधुनिक ऐतिहासिक रीति से साधनों के पर्यालोचन के आधार पर निर्मित राज तरंगिणी प्राचीन कश्मीर का एक महनीय इतिहास ग्रंथ है और इसके विद्वान रचयिता का नाम कल्हण है। राज तरंगिणी कश्मीर के राजनैतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक विवरण, सामाजिक व्यवस्था, साहित्यिक समृद्धि तथा आर्थिक दशा को जानने के लिए सचमुच एक विश्वकोश है। 20वीं शती की वैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति से परीक्षा करने पर यह बिल्कुल ठीक, प्रामाणिक तथा खरा नहीं ठहर सकता, तथापि अपनी व्यापक दृष्टि तथा आधारभूत ग्रंथों के पर्याप्त उपयोग के कारण राज तरंगिणी वस्तुतः संस्कृत साहित्य में अद्वितीय है। इसके मर्मज्ञ रचयिता कल्हण कश्मीर के निवासी थे। आद्य ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने के कारण राज दरबार के जीवन को नजदीक से देखने के हेतु कल्हण का अनुभव विशेष रूप से विशाल तथा विस्तृत था। इनके पिता चंपक तत्कालीन कश्मीर नरेश हर्षदेव 1089 से लेकर 1101 ईस्वी के प्रधान अमात्य थे, जो अपने आश्रयदाता के सुख में तथा दुख में, उन्नति में तथा अवनति में, रास में तथा विलास में समभावेन एक निष्ठा से सेवा करना जानते थे। तथापि राजा की हत्या किए जाने पर जिन्होंने सेवा कार्य से सदा के लिए संन्यास ले लिया, इनके पितृव्य कनक भी हर्ष के कृपा पात्रों में तथा विश्वासी अनुजीवियों में से थे, जिन्होंने जीवन की संध्या में कश्मीर से नाता तोड़कर काशी में आकर निवास किया था। कल्हण का वास्तव संस्कृत नाम कल्याण था, जिन्होंने अलगदत्त नामक किसी विशेष पुरुष की छत्र छाया को अपने कल्याण तथा ग्रंथ निर्माण के लिए अपनाया था। यदि ये चाहते तो अपने पिता के समान ही राज्य के उच्च अधिकार पद पर प्रतिष्ठित हो सकते थे, परंतु तत्कालीन राजनीतिक संघर्ष तथा परिवर्तन के युग में इन्होंने अपने को अधिकार पद से वंचित रखकर राज दरबारों की गाथा निबद्ध करने में ही अपने आप को निमग्न किया। इसलिए वह निष्पक्ष दृष्टि से घटनाओं के अवलोकन में सर्वथा समर्थ हैं। इन्होंने राज तरंगिणी की रचना सुसल के पुत्र राजा जय सिंह 1127 से 1159 ईस्वी में के राज्यकाल में की। सन 1148 ईस्वी में कल्हण ने इतिहास लिखना आरंभ किया तथा 1150 ईस्वी में इन्होंने 2 वर्षों के भीतर इसे समाप्त किया। राज तरंगिणी में 8 तरंग हैं, जिनमें 8वां तरंग समग्र ग्रंथ के आधे से भी मात्रा में तथा परिमाण में बढ़कर है। कल्हण का श्लाघनीय उद्योग था कश्मीर के अत्यंत प्राचीन काल से आरंभ कर अपनी 12वीं शती तक के इतिहास का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करना। राज तरंगिणी के आरंभ के तरंगों में वर्णित भूपाल पौराणिक गाथा के आधार पर आश्रित होने के कारण अनेक अंशों में कल्पना जगत के ही जीव हैं, प्रामाणिक इतिहास के पात्र नहीं। परंतु ज्यों ज्यों कवि अपने समय की ओर ढलता गया है, त्यों त्यों उसका इतिहास प्रामाणिक, खरा तथा सच्चा उतरता गया है। आरंभ तो होता है विक्रमपुर द्वादश शती के किसी गोनंद नामक राजा के वर्णन से, परंतु ग्रंथ के आरंभिक 3 परिच्छेदों में राजा का निर्देश बिना किसी काल या तिथि के उल्लेख से ही किया गया है। सर्वप्रथम निर्दिष्ट की गई तिथि 813-14 ईस्वी है और यहाँ से आरंभ कर 1150 ईस्वी तक की घटनाएं अर्थात 450 वर्ष का इतिहास नितांत पूर्ण, विशेष, प्रामाणिक तथा एकांत वैज्ञानिक प्रतीत होता है, क्योंकि यह पूर्ण ऐतिहासिक शैली पर निर्मित हुआ है। अष्टम तरंग की घटनाएं तो कवि के साक्षात दर्शन तथा प्रभूत अनुभव के ऊपर आश्रित होने से विशेषतः प्रामाणिक हैं। कल्हण की ऐतिहासिक दृष्टि अर्वाचीन इतिहास वेदा की शोधक दृष्टि के समान है, जो अपने उपकरणों तथा साधनों को पर्याप्त परीक्षण के अनंतर ही ग्रहण करता है। वे अपने देश के इतिहास तथा भूगोल से गाढ़ परिचय रखते हैं। उन्होंने प्राचीन
इतिहास संबंधी 11 ग्रंथों का उपयोग इस इतिहास में पूरी छानबीन के बाद किया, जिनमें केवल नीलमत पुराण ही आज उपलब्ध है। सुव्रत पंडित का ग्रंथ दुष्ट वैदक से तीव्र होने के कारण विशेष उपयोगी सिद्ध न हो सका। क्षेमेंद्र की नृपावली कवि की रचना होने से रमणीय अवश्य थी, परंतु इसका कोई भी अंश दोष भी रहित नहीं था। हेला राज के ग्रंथ पार्थिवाली से भी अनेक राजाओं के नाम तथा धाम संकलित किए गए, परंतु कलहन पंडित मार्मिक शोधक थे। फलतः उन्होंने शिलालेख, दानपत्र, प्रशस्ति आदि अन्य ऐतिहासिक उपकरणों की सहायता से अपने ग्रंथ को भरसक पूर्ण तथा प्रामाणिक बनाया है। उदार दृष्टि के होने के कारण कलहन संकीर्णता तथा एक देशीयता के जाल से बिल्कुल बचे हैं। वे प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुयायी शैव थे। तंत्रों में उनकी पूरी आस्था थी, परंतु कदाचारी तांत्रिकों के दुराचारों तथा दुष्ट प्रवृत्तियों की निंदा करने में वे तनिक भी परामुख नहीं हुए। शैव होने पर भी वे बौद्ध धर्म पर अविश्वास तथा अनास्था की दृष्टि नहीं रखते, प्रत्युत उसके अहिंसा तत्व के पूर्ण प्रशंसक है। बौद्ध धर्म ने कश्मीर की घाटी में विशेष रूप से घर कर लिया था तथा जनता के हृदय में प्रतिष्ठित हो गया था। इसलिए कलहन ने महाराज अशोक के बौद्ध धर्माश्रयी कार्यों की पूरी पूरी प्रशंसा की है तथा कश्मीर नरेशों के द्वारा बौद्ध मंदिरों और विहारों के निर्माण का उल्लेख प्रशंसात्मक शब्दों में किया है। कलहन ने लिखा है कि उदाराशय कश्मीर नरेश अधिकार पद पर प्रतिष्ठा के लिए योग्यता की कद्र करते थे। योग्य व्यक्तियों को भिन्न धर्मानुयायी होने पर भी उच्च पदों पर रखने से कभी वंचित नहीं रखते थे। ललितादित्य कश्मीर के विशेष मान्य शैव राजा थे, परंतु इनका अग्रमंत्री तुषार देश का निवासी था। नाम था चंकुन। इसने अष्टम शतक में अपने नाम पर चंकुन विहार नामक एक सुंदर विहार बनवाया और मगध देश से राजा के द्वारा लाई गई विशालकाय बौद्ध प्रतिमा को अपने विहार में प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता तथा बौद्ध शैव सहयोग के अनेक दृष्टांत प्रस्तुत कर कलहन पंडित ने अपनी उदार बुद्धि तथा विवेक का गाढ़ परिचय हमें दिया है। कलहन खरा निष्पक्ष ऐतिहासिक था। आजकल के पाश्चात्य ऐतिहासिकों में ये दोष विशेषतः जागरूक रहता है कि ये अपने ही देश की गौरव गाथा गाने में चाहे वह कितना भी छिद्रों तथा दोषों का शिकार हो कभी नहीं चूकते, परंतु ये पक्षपात और संकीर्ण जातीयता से एकदम उन्मुक्त तथा स्वतंत्र है। काश्मीरी होने पर भी कलहन काश्मीरियों की भीरुता तथा मिथ्या भाषण, संग्राम से पलायन वृत्ति, परस्पर कलह तथा विद्रोह, पक्षपात तथा दुराग्रह, संघर्ष तथा संग्राम, शुद्धता तथा हृदय दौर्बल्य के विवरण देने से कभी नहीं चूकता। ब्राह्मणों के दोषों को बतलाने तथा निकालने में भी वह परांगमुख नहीं होता। वह काश्मीरी सैनिकों की भीरुता तथा दगाबाजी की खूब निंदा करता है, परंतु अन्य प्रांतीय राजपूत सिपाहियों की वीरता की प्रशंसा करने में वह सदा अग्रसर है। वह अपने आदर्श को लक्ष्य रखकर कहता है, शलाघ्य स एव गुणवान राग देश बहिष्कृता भूतार्थ कथने यस्य स्ते यस्य सरस्वती। प्रशंसा का पात्र वही गुणवान पुरुष होता है, उचित न्याय करने वाले न्यायाधीश के समान, जिसकी वाणी बीते हुए अर्थ तथा घटना के वर्णन करने में दृढ़ रहती है और वह न किसी के ऊपर पक्षपात करती है और न किसी के साथ द्वेष ही रखती है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि कलहन पंडित ने अपने इतिहास में इस आदर्श का परिपालन पूर्ण रूप से किया है। इसी कारण राज तरंगिनी मानवों के हृदय परखने के लिए, अतीव को बिल्कुल प्रत्यक्ष बनाने के लिए तथा इतिहास की मार्मिक घटनाओं से उपयोगी शिक्षा तथा मान्य उपदेश ग्रहण करने के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रत्न है। कलहन के अर्वाचीन दृष्टिकोण में तथा उसके सहानुभूति पूर्ण हृदय में इस महत्व का रहस्य छिपा हुआ है। इस प्रकार कलहन इतिहास की कल्पना में पक्का यथार्थवादी है, जो कल्पना जगत में विचरण न कर अपने ठोस अनुभव के ऊपर ही घटनाओं के वर्णन को श्रेयस्कर समझता है। वह इतिहास के कारुणिक मानव पक्ष का अनुयायी है। उस धनाढ़ कुल में उत्पन्न होने से वह स्वयं कमी तथा आवश्यकताओं को नहीं जानता था, तथापि समाज के दीनहीन पद दलित लोगों से उसे पूर्ण सहानुभूति थी। इसलिए उसका ये ग्रंथ राजाओं के उथल पुथल का इतिहास होने के अतिरिक्त मानवीय उदात्त भावनाओं को अंकित करने वाला एक श्लाघनीय प्रयत्न है और यही इसका ऐतिहासिक मूल्यांकन है। कलहन अपने को इतिहासवेता न मानकर विशेष रूप से कवि मानते थे। वह कवि के महनीय गुणों से पूर्ण परिचित हैं। वह जानता है कि सुकवि की वाणी अमृत रस को भी तिरस्कार करने वाली होती है। अमृत के पीने से केवल पीने वाला ही अमर बन जाता है, परंतु कवि की वाणी दोनों के अपने तथा वर्णित पात्रों के यश रूपी शरीर को अमर बना देती है। वंदे को अपि सुधा
सिंधनास्कंदी स सुकवेर गुणा येनायति यश काय स्थैर्यम स्वस्य परस्य च। प्रथम स्तर का तीसरा पद्य। वह कवि की तुलना प्रजापति ब्रह्मा के साथ करता है, क्योंकि दोनों रम्य निर्माणशाली होते हैं तथा अतीव काल को साक्षात प्रस्तुत करने की अलौकिक क्षमता से मंडित होते हैं। को अयम कालम अतिक्रांतम नेतुम प्रत्यक्षताम क्षमः कवि प्रजापति त्यक्त्वा रम्य निर्माणशालिना। रात तरंगिणी काव्य दृष्टि से भी एक महर्षि रत्न है, जिसकी प्रभा आज भी उतनी आनंददायिनी है तथा जिसकी वर्णन शैली सहृदयों को आज भी अपनी सरलता और सरसता से सद्य आवर्जित करती है। कलन वाल्मीकि तथा व्यास के काव्य रत्नों से पूर्ण परिचित तथा प्रभावित हैं। काश्मीरी कवियों में उन्होंने बिलन के विक्रमांक देवचरित का गाढ़ अनुशीलन किया था और इसका प्रभाव उनकी कविता पर पूर्ण रूप से पड़ा है। श्रीकंठ चरित के लेखक मंखंक ने स्पष्ट ही लिखा है कि कलन ने अपने काव्य दर्पण को इतना रमणीय तथा साफ कर रखा है कि उसमें बिलन की प्रोडक्ति सद्य प्रतिबिंबित होती है। अपने प्रतिभा प्रसार तथा वैचित्र वर्णन के लिए पूर्ण अवसर न पाकर खेद प्रकट किया है, परंतु उनके माध्यस्थ वृत्ति हानि उत्पन्न न कर कविता के लिए लाभकारी ही सिद्ध हुई है। हर्ष की कुटिलता तथा दुष्टता को उन्होंने अपनी आंखों देखा था उच्छल और सुसल के परस्पर संघर्ष एवं मार काट को। फलतः जगत के व्यापारों से उन्हें नैसर्गिक उपरति हो गई थी, इसलिए वे शांत रस को अपने काव्य का प्रधान रस मानते हैं। संसार के पछड़े को सूक्ष्म दृष्टि से निरखने वाला कलन भाग्य की दुर्दमनता तथा वशंभाविता में पूर्ण विश्वास रखता है। वह अपने इतिहास को अपना काव्य कौशल प्रदर्शित करने तथा जीवन दर्शन को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता है। वह अपनी कविता को अलंकारों की सजावट, शब्दों के चमत्कार तथा चाकचक्य से कोसों दूर रखता है। उनके काव्य में एक विलक्षण सरलता तथा हृदय आकर्षण करने वाली साक्षात वृत्तिता है। कलन की कविता वर्णात्मिका है, परंतु उसमें पर्याप्त गति है, मनोहरता है और सबसे अधिक है लेखक की स्वतः अनुभूति का अंकन, जो उसमें जीवन शक्ति डालने में सर्वथा समर्थ हुआ है। चरित्र चित्रण में वह नितांत सफल है। आरंभिक नरपति तो केवल कल्पना प्रसूत चरित्रों की कोटि में आते हैं, परंतु पिछले राजाओं जैसे अनंत, अवंती वर्मा, हर्ष आदि का चित्रण वैयक्तिकता तथा यथार्थता से परिपूर्ण है। वर्णन में वह कविता के शून्य मार्ग से अपने आप को स्वतंत्र रखता है और इस दृष्टि से उसका काव्य बाण तथा बिलन के काव्यों के प्रभुत आलंकारिक वैचित्र से कहीं अधिक मनोहर और हृदयावर्जक है। तथ्य यह है कि कलन की अपनी एक विशेष शैली है, जिसमें अर्थ की अभिव्यक्ति ही प्रधान लक्ष्य है, घटना का अनुभूतिपूर्ण विवरण ही मुख्य उद्देश्य है और इसी से शब्दों की सजावट तथा स्निग्धता की और उनकी दृष्टि अधिक नहीं है। कवि कर्म की महत्ता का प्रतिपादन करता हुआ कवि कह रहा है कि अपने प्रताप से भूमंडल को निर्भय करने वाले राजाओं का नाम तथा काम कहाँ रहता है, यदि कवि की वाणी उनके चरित्र का रम्य विवरण प्रस्तुत नहीं करती। भुज नर तरु छायाम येषाम निषेव्य मोजसाम जलधि रचना में दिन्यासीत असौ अकुतो भया स्मृतिम अपि न ते यान्ति क्षमापा विना यद अनुग्रहं प्रकृति महते कुर्मस्त्वस्मै नमः कवि कर्मणे। अनुष्टुप छंद में ही समस्त ग्रंथ की रचना की है, परंतु स्थान स्थान पर बड़े छंदों का प्रयोग भी शैली को मंजुल बनाने के लिए किया गया है। स्निग्ध काव्य शैली में काश्मीरी राजाओं का संघर्ष में जीवन चित्रित करने में तथा सामान्य जनता के साथ प्रचुर सहानुभूति दिखलाने में राज तरंगिनी भारतीय दृष्टि से आदर्श इतिहास प्रस्तुत करने में समर्थ होती है। उसकी यह विशिष्टता भारतीय इतिहास में कलन का अद्भुत कृतित्व है। काश्मीर के विद्वान कलन की रात तरंगिनी की पूर्ति अपनी रचनाओं द्वारा करते आए हैं। इसके पूर्तिकर्ता लेखकों में जोनराज अधिक महत्वशाली हैं। जोनराज संस्कृत में अनेक टीका ग्रंथों के निर्माता हैं, विशेषकर पृथ्वीराज विजय जैसे ऐतिहासिक काव्य की टीका के। ये कश्मीर के मुसलमान शासक जैनुल आबदीन के आरंभिक युग में वर्तमान थे और उसी के राज्य काल में इनकी मृत्यु हुई। उनकी रात तरंगिनी में 976 श्लोक हैं। कलन और जोनराज के दृष्टिकोण में पार्थक्य है। कलन ने अपनी रचना द्वारा
धर्म उपदेश देने का लक्ष्य रखा है। विपरीत इसके जौन राज आधुनिक दृष्टि से संपन्न ऐतिहासिक है, जिनका इतिहास को यथानुभूत यथार्थ वर्णन करना ही लक्ष्य है। इस दृष्टिकोण के पार्थक्य से दोनों के वर्णन में अंतर है। जौन राज के बाद श्रीवर ने 1459 ईस्वी से 83 ईस्वी तक का इतिहास अपनी तृतीय राज तरंगिनी में निबद्ध किया। प्राज्य भट्ट की एतत् विषयक रचना प्राप्त है। शुक ने 1593 ईस्वी तक का इतिहास अपनी चतुर्थ राज तरंगिनी में दिया है। इस काल में कश्मीर अकबर के शासन के भीतर आ गया था। फलतः मुगल काल का इतिहास शुक की राज तरंगिनी में निबद्ध है, जो कलन द्वारा प्रारब्ध परंपरा का अंतिम चरण है। अकबर बादशाह को राज तरंगिनी से बड़ा प्रेम था और इसलिए उसने उसका अनुवाद फारसी में कराया और मुसलमान जनता के भीतर इसे लोकप्रिय बनाया। इसका प्रथम फारसी अनुवाद कश्मीर के राजा जैनुल आबिदीन की आज्ञा से किया गया, परंतु कठिन भाषा में होने के कारण अकबर ने कश्मीर विजय के अनंतर अल बदायूनी से चलती फारसी में अनुवाद करवाया। जहांगीर के समय में कश्मीर के ही उच्च कुलीन मुस्लिम विद्वान हैदर मलिक ने इसका फारसी में संक्षिप्त संस्करण किया।